समझ सकते हो मेरे कहने का मतलब कहाँ तकलीफ होती है। इंजेक्टर जब से हटाया है ना, हाँ। तो बहुत अच्छी सर्विस दे रही है। बट इस बाइक की एक चीज नोटिस की है, हम लोग 3 लोग भी जाते हैं ना और वो खराब हो जाती है तो वो लगती बहुत महंगी है। लग तो सिर्फ इसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो हर गाड़ी की होती है। इसकी बात अलग है, उनकी बात अलग है। अब अपने गाँव पर जाता हूँ ना, तो लोग पूछते हैं कि यार बड़ी, लेकिन ये है कि जो इंजेक्टर वाला आप इशू बता रहे हैं वो ना आए सामने वाले को। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। गाइस आज हमारे सामने खड़ी है हीरो होंडा की ZMR। बाद में हीरो की हो गई थी, और इस गाड़ी की जब बात आती है ना भाई, आज भी इसका फैन बेस ऐसा है क्योंकि जो लोग भी आप भी वीडियो देख रहे हैं, आप या तो ZMR यूज़ करने वाले हैं या सेकंड हैंड लेने वाले हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, आपको क्या लगता है कि ये बंद होना चाहिए थी या नहीं होना चाहिए थी? क्योंकि इसका जो क्रेज़ था ना, वो जो एडवर्टाइज आता था उस टाइम, ऋतिक रोशन वाला, जो वो समुंदर को पार करके बीच में से निकलती है, उससे ज़्यादा लोग जानते थे इसको। और इसके लुक्स की बात करें तो बात ही अलग है। खैर अपन इसका ऑनरशिप रिव्यू करेंगे। शादाब की ये गाड़ी है और काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रहे हैं, और आज भी लोग सेकंड हैंड परचेस करते हैं। तो इसमें क्या है, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्या मेंटेनेंस लगता है, क्या नहीं लगता, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, और सेकंड हैंड आपको अंदाज़न कितने में ये मिल जाया करेगी। और बता दो मैं आपको, वैसे तो बोलते हैं इसमें 225 सीसी का इंजन मिलता है, लेकिन एक्चुअल में 223 सीसी का इंजन मिलता है। 17.6 bhp की पावर देता है वो आपको 7000 RPM पे। वहीं 18.3 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है 6000 RPM पे। बाकी सब स्पेसिफिकेशन और क्या क्या मेंटेनेंस है, चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं डिटेल में। तो गाइज ये है हमारे साथ शादाब भाई। शादाब भाई सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम, और ये है ऑनर हमारी ZMR के। ये बताइए सबसे पहले कौन सा मॉडल है ये भाई 2012 मॉडल है। 2012 मॉडल है। उस टाइम ये हीरो की नहीं हुई थी, हीरो की शायद 14 के बाद हुई थी। उस तो टाइम ये हीरो होंडा थी। हीरो होंडा है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज हो कि भैया नहीं है, तो ये लिखा हुआ भी है इसके मीटर पे। आपने ये सेकंड हैंड परचेस करी थी, नहीं परचेस करी थी? सेकंड हैंड ली थी भाई इसको मैंने। सेकंड हैंड परचेस करी जी थी। भाई। कितने की ली थी आपने ये ली थी भाई मैंने 35,000 की ली थी। 35,000 की। जैसे कि 2012 मॉडल है, 35,000 में आपने ली। किस टाइम ली थी आपने ये भाई 2017 में ली थी। मतलब आपके पास समथिंग अराउंड 5 साल इसको होने वाले हैं। अब मुझे ये बताइए, जैसे कि गाड़ी बंद हो चुकी है जी, है ना, तो आपने ये गाड़ी क्यों परचेस करी? 35,000 में दूसरी गाड़ी भी मिलती है, ऐसा इसमें क्या लगा आपको जो आपने इसको 35,000 में परचेस करा? भाई गाड़ी लेने गया था मैं उस टाइम में, मुझे एवेंजर भी मिली थी, बहुत सारी गाड़ी थी। हाँ। बट मैंने जो इसे चला कर देखा ना, इसका जो पावर था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका पावर भी अच्छा लगा था। उसके बाद मैं जब इसे खरीद कर लाया, उसके बाद इसका मैंने माइलेज देखा ना, इससे इतनी बड़ी गाड़ी में इससे अच्छा बेस्ट माइलेज इतने सीसी में मतलब ऐसा माइलेज आपको नहीं मिलता नहीं मिलता। कंपनी क्लेम माइलेज है 45 किलोमीटर पर लीटर का, है ना। और कंपनी ने जो रिव्यूज़ बताए, ऑनर रिव्यूज़ में भी ये आते हैं 43-45 मिलते हैं। अब एक्चुअल माइलेज आपको सिटी और हाईवे पे क्या मिलता है इसका? इसका हाईवे पे भाई माइलेज मिलता है मुझे 45 का माइलेज उसका हाईवे में मिलता है। बाकी 35 का जो सिटी में देती है। 35 का माइलेज डिजिटल जो इसका वो है ना मीटर, हाँ, इस पे माइलेज भी बताता है वो, और जितना बताता है ना ये गाड़ी उतना ही माइलेज देती है। एग्जैक्ट उतना ही बताता है। एग्जैक्ट जितनी रेस पे चलती है ना, हाँ। वो माइलेज बता देता है आपको कि इतना माइलेज देगी इस रेस पे चलने पे, वो एग्जैक्ट उतना ही एवरेज देती है। एवरेज मिल जाता है आपको। अब जैसे कि आती है फ्यूल इंजेक्शन, जी, है ना, लेकिन आपने हमें बताया कि आपने कार्बोरेटर लगवा लिया इसमें, तो ऐसा क्या हुआ जो फ्यूल इंजेक्शन हटा के आपने कार्बोरेटर लगवा लिया इसमें? फ्यूल इंजेक्शन इसलिए हटवाया क्योंकि वो थोड़ा सा कम पेट्रोल रहता था ना, तो नाटक करने लगती थी वो गाड़ी, कभी बंद हो जाती थी तो स्टार्ट नहीं होती थी, कभी झटके लेने लगती थी। उसकी वजह से मुझे इंजेक्शन हटवाना पड़ा उसका। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ज़्यादा होते हैं, सेंसर्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, है ना। बाकी ज़्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं है उससे, लेकिन उस पर परफॉर्मेंस आपको शायद ज़्यादा अच्छा मिलता होगा। ज़्यादा अच्छा था इंजेक्टर पे। जो अभी कार्बोरेटर लगवाया इस पे थोड़ा सा डाउन है इसका परफॉर्मेंस। माइलेज पे कुछ फर्क पड़ा इससे? माइलेज पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, ज़्यादा नहीं पड़ा है कार्बोरेटर पे। लेकिन एक बात है, कार्बोरेटर पे आपका मेंटेनेंस बहुत कम हो गया होगा। मेंटेनेंस अगर अपन बात करें, जैसे सर्विस कितने पे कराते हैं आप इसकी? सर्विस में 1000-1500 पे करवा लेता हूँ। 1500 किलोमीटर पे सर्विस करवाते हैं बस? इतनी जल्दी क्यों? वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है। ऑयल तो चेंज नहीं कराते ना इस पे? ऑयल चेंज करवाना पड़ता है बस उसका। तो उस हिसाब से तो बहुत मेंटेनेंस पड़ जाता होगा। मान लो 1500 पे भी आप सर्विस कराते हो, तो उस टाइम फ्यूल इंजेक्शन पे क्या सर्विस पड़ती थी इसकी? फ्यूल इंजेक्शन पे मतलब उसकी सर्विस तो बहुत कम करवाई है मैंने वैसे तो। बाकी इंजेक्शन जब से नाटक करने लगाया था उसके तब जरूर करवाना मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो भाई इंजेक्शन जब था ना, तो वो बहुत जल्दी मतलब 2 महीने में सर्विस मांग लेता था। तो क्या खर्चा निकलता था उस टाइम एक सर्विस पे? खर्चा तो बहुत निकलता था उसमें, कम से एक महीने में मतलब एक बार की सर्विस में 3000 रुपये खर्चा बैठता था उसका। अच्छा, और अभी जब से आपने इसमें ये कार्बोरेटर लगवाया है,
उसके बाद से तो मैंने कोई अभी तक सिर्फ ऑयल ही चेंज करवाया अभी तक उसका, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं निकला इस गाड़ी में। कोई खर्चा नहीं निकला। क्लेम्ड टॉप स्पीड आती है इसकी 128 की आती है किलोमीटर की। तो टॉप स्पीड कहाँ तक ले गए आप? भाई हम 3 लोग थे दोस्त, भोपाल जा रहे थे उस टाइम पे। उस टाइम पे हम लेके गए थे इसको 120 पे लेके चले गए थे, हम तीनों बैठे हुए थे 120 पे तक लेके चले गए। तो बाकी हेलमेट नहीं लगा रखा था ना, उसकी वजह से आंखें नहीं खुल रही थी, इसलिए उससे ऊपर ले जा नहीं पाए हम उसको। हेलमेट यूज करा करिए, पहली बात तो ये सेफ्टी के लिए करिए। वो रखा हुआ था बट वो क्या दूसरे लोग ले ली मत बिठाया करिए। लेकिन जब आपने बिठा लिए इंडियन कंडीशन के हिसाब से, तो 3 लोगों में इसकी जो सीट के प्लेन्स वगैरह सब बहुत कंफर्ट आता है। ये कंफर्टेबल फील है, 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं इस पे, आराम से बैठ जाते 3 लोग। अब जैसे 120 पे आप चला रहे थे, 120 काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। तो जैसे अपनी करिश्मा हुई, ये ZMR हुई, इनमें थोड़े से बहुत से लोग बोलते हैं वाइब्रेशन के इशू होते हैं। तो आपको कहीं ऐसा वाइब्रेशन लगा? मतलब 120 पे कैसा परफॉर्मेंस रहा, रेस्पॉन्स कैसा रहा आपका 120 पे? 120 पे एक नंबर चल रही थी वो, बहुत मस्त, मतलब हवा की तरह जा रही थी वो। नहीं तो वाइब्रेशन लग रहा था गाड़ी में? महसूस नहीं हुआ उसमें, जैसी चलती है नॉर्मल वैसी चल रही थी। वाइब्रेशन महसूस नहीं हुआ था उसका। ऐसा वाइब्रेशन वो एक्चुअल में इसलिए होता है क्योंकि उसका मार्क्स ढीला रहता है, कोई मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं, मार्क्स का नट बट नहीं कसता है, उसकी वजह से वाइब्रेशन करती है। बाकी ऐसा कोई वाइब्रेशन मतलब मेंटेन अच्छा करके चलो तो इतना वाइब्रेशन होता नहीं। अच्छा करके चलो तो कोई वाइब्रेशन नहीं होता उसका। नहीं, क्या है कि जैसे इसमें अपन जितना एक्सीलेटर देते जाते हैं, ऐसा सुना है मैंने कि फिर उतना वाइब्रेशन भी होता है। ऐसा आपको फील हुआ? नहीं, ऐसा आपको फील नहीं हुआ। चलिए, क्योंकि आप अच्छे से इसको मेंटेन करते होंगे। अब जैसे कि इसमें दोनों डिस्क आते हैं जी, हैं, ब्रेकिंग कैसी है इसकी? ऐसा तो नहीं लगता मतलब कि जब अपन गाड़ी रोक रहे हैं तो एक तरफ जा रही है, बहक जाएगी या कुछ भी? अगर आप सिंगल सिर्फ पिछला डिस्क लगा रहा हो तो जरूर बहकती है, अगर दोनों साथ में लगाते हैं ना तो बहुत अच्छा कंट्रोल है इसका। ग्रिप अच्छी लगती है, वो जहाँ पे अपन रोकना चाहते हैं ना फटाक से रुक जाती है वो। दोनों में अगर पिछले लगा सिंगल लगाते हैं, सिंगल में तो वो एक साइड जाती है, बहकती है। अच्छा, फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी कितनी आती है? फ्यूल टैंक तो इसका 15 लीटर का है। 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आ जाती है। और गाइस मैं बता दूं आपको, इसमें जो टोटल कर्व वेट आता है वो 159 kg का आता है। और ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 2110 mm की इसमें लेंथ होती है। व्हील बेस जो आपको मिलता है 1350 mm का व्हील बेस, और ग्राउंड क्लियरेंस 159 mm की मिलती है। डायमंड फ्रेम पे ये बनी होती है। सीट हाइट 796 mm की इसकी होती है। अब शादाब भाई एक चीज़ और आप मुझे बताओ, बहुत सी बाइक्स होती हैं जैसे हाई स्पीड में अपन उसको राइड वगैरह करते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये ऐसे में, समझ सकते हो मेरे कहने का मतलब कहाँ तकलीफ होती है? जैसे आप 3 लोग बैठते हो, ब्रेकिंग भी डिस्क वगैरह अच्छे है, अब आपने एकदम से लगा दी तो वो गलत जगह आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती इसमें? मतलब अदरवाइज नहीं पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, प्रॉब्लम तो उसमें नहीं होती क्योंकि जो इसकी सीट है वो पूरी फ्लैट है, ज्यादा नीचे नहीं है, टंकी ज्यादा ऊंची नहीं है उसकी R15 की तरह, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। जैसा नॉर्मली इंसान बैठा रहता है नॉर्मल गाड़ी पे, वैसे इस पर रहता है। एक बार आप बैठिए इस पे, थोड़ी सी अपन पोजीशन देखते हैं। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली शादाब भाई ने कि आप R15 है जैसे, वो भी अच्छा स्पोर्टी लुक है, लेकिन उसमें कंफर्ट नहीं मिलता। हालांकि सुपर बाइक्स में कंफर्ट नहीं मिलता। आप बैठिए ना, बैठिए। अब इस बाइक की सबसे अच्छी बात ये कि भाई इसका जो लुक है, इसका जो फेरी आगे का जो पोर्शन है, ये वाला ये जो लुक आता है ना, हैवी सा, इसको उठाइए ना थोड़ा सा, स्टैंड से हटाइए ना। हाँ, ये वाला जो इसका लुक आता है ना, अब आप खुद देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। जैसे कि शादाब की हाइट 6 फीट है, उसके बाद भी मतलब कितना ज़बरदस्त इसका लुक आता है। अब मुझे एक बात ये बताइए कि ये जो इसकी ये चीज़ें रहती हैं जी, ये कभी टूटी? क्योंकि ये जब गिरती है तो ये बहुत जल्दी टूट जाती हैं। 2 बार गिर चुकी है भाई। इसका टूटा तो नहीं है, मार्क्स से कोई क्रैक नहीं आया, बट इसके जो यहाँ पर लगे रहते हैं ना, हाँ, वो टूट गए हैं। बाकी और कुछ है जो गिरी है उसके अलावा कोई क्योंकि है ना शादाब भाई, एक बात बोलूँ, इसमें है ना ज़्यादातर ये चीज़ है कि इसको मेंटेन करना पड़ता है, वरना इसकी वजह से क्रैकलिंग रेटलिंग साउंड जो है ना इसमें बहुत आता है इसके। अब आपने तो क्या बहुत अच्छा इसको इस तरीके से मेंटेन करके रखा है तो प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब जैसे देखिए ये तो हो गए इसके सारे अच्छे फायदे, अच्छी चीज़ आपने बता दी, लेकिन मुझे ये बताइए अभी तक जैसे जब से आप 5 साल से आप यूज़ कर रहे हो और गाड़ी तो काफ़ी पुरानी हो गई है, कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट आपको लगा या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है इसके जो आप बताना चाहें? इसका नेगेटिव पॉइंट वो इंजेक्टर के टाइम पे था, जब वो बहुत ज्यादा सर्विस मांगते थे इंजेक्टर की वजह से। हाँ। बाकी इंजेक्टर जब से हटाया है ना, हाँ। तो बहुत अच्छी सर्विस दे रही है। ऑयल लीकेज, सस्पेंशन, इनको लेकर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ऑयल लीकेज तो आज तक नहीं हुआ बाइक में। सस्पेंशन भी बहुत अच्छे चल रहा है। इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं फ्रंट में, पीछे वाले दो सस्पेंशन होते हैं 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं।
जी। एक चीज जरूर मैंने इसकी ये नोटिस की है, जब अगर कोई दूसरी बाइक अपन यूज कर रहे हैं उसे चलाते हैं ना, तो जब वो लोड लेके जब चलती है ना बाइक, तो वो थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाती है। बट इस बाइक की एक चीज नोटिस की है, हम लोग 3 लोग भी जाते हैं ना इस पर, बाकी जब लोड आता है घाटी चढ़नी रहती है, तो ये इसकी जितनी रेस देते हैं ना अपन उतनी तेज चलती है। ये कोई मतलब दबाव नहीं लेती है अपने ऊपर। मतलब इस पे पेलोड रखने के बाद भी जो लोड रखने फिर भी पावर कम नहीं होता है। ऐसे चलती है जैसे सिंगल में चला रहा हूँ अपन इसको, मजा आ जाता हो। एक नंबर। जब वो घाटी चढ़ाते हैं ना तो बहुत शानदार घाटी चढ़ती है। अच्छा चलिए, अब अपन देख ही रहे हैं तो एक बार ये और देख लेते हैं भाई। जैसे कि देखिए इसका जो ये वाला कंसोल है ना, MID वाला, ये भी बड़ा खूबसूरत आता है। इसमें एक लाइट भी आती है ना शायद रात में जलती है। कौन से कलर की लाइट होती है वो ऑरेंज कलर की होती है। ऑरेंज कलर की लाइट होती है। इसका एक इशू मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे 2-3 फ्रेंड के पास थी, वो लाइट एक बार अगर चली जाती है तो वो रिपेयर नहीं होती, वो लगती नहीं है। नहीं, मेरी तो बारिश में आई थिंक ज्यादातर पानी में खड़ी रहती है बाइक। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। बाकी लाइट तो सही रहती है। हाँ, वो जरूर है कि अगर वो खराब हो जाती है तो वो लगती बहुत महंगी है। लग तो जाती है मगर लगती बहुत महंगी है। बाकी इतनी जल्दी प्रॉब्लम करती नहीं। अच्छा, अब जैसे मुझे बताइए, पार्ट्स वगैरह इसके इजीली अवेलेबल हो जाते हैं? पार्ट से बहुत इजीली मिल जाते हैं, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब कहीं पर दुकान पे जाकर खड़े हो जाओ भोपाल में तो मिल जाते हैं। चेन स्प्रॉकेट जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, तो चेन स्प्रॉकेट अभी तक आपने चेंज कराया? ऐसा कोई आवाज साउंड वगैरह उसमें से आया अभी तक? नहीं, चेन कवर जो है ना, उसका चेन कवर का तो आपको पता है चटक जाता है, तो उसकी वजह से निकाल दिया। बाकी चेन स्प्रॉकेट तो अभी तक सही चल रहा है। ये चेन कवर जो नीचे का आपने निकाल के रख रखा है, ये पूरा पैक आता था? हाँ, पूरा पैक था। वो चटक जाता है, किस वजह से चटक जाता है वो पता नहीं किस वजह से चटक जाता है, मगर चटक जाता है। वो हर गाड़ी का चटक जाता है, सिर्फ इसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो हर गाड़ी की होती है। हर गाड़ी की वजह से। अब देखो भाई, एक हिसाब से मैं बात करूँ ना, तो एक एरोडायनेमिक्स भी अगर अपन इसके देखें ना, तो ये जो कर्व्स वगैरह दे रखे हैं ऐसे, और यहाँ से आप देखेंगे तो गैप दे रखा है, तो हवा बहुत अच्छे से इसमें पास होती है शायद इसकी वजह से, और जो स्पीड में अच्छी जो मेंटेन होती है ना ये होती है। अब मुझे ये बताइए, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है जैसे आज की अगर अपन बाइक देखें, ये स्पोर्ट्स बाइक का लुक जो दे रहे हैं 1-1, 1.5 लाख में, 2-2 लाख में, इसकी बात और उसकी बात अगर कंपेयर करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? वो भाई, इसकी बात अलग है, उनकी बात अलग है ना, कहना चाहता हूँ बस मैं तो लुक्स की बात करें तो इस गाड़ी का अगर कोई, मैं मतलब अपने गांव पर जाता हूँ ना, तो लोग पूछते हैं कि यार बड़ी बाइक है, इसका तो मुड़ मुड़ के देखना, मतलब इसका जो प्रेजेंस है वो भी बहुत अच्छा आता है। और एवरेज की बात अगर लोग करते हैं कि यार ये तो एवरेज देती होगी 20-25 का, तो उनको जब मैं बताता हूँ ना इसका एग्जैक्ट एवरेज, तो वो लोग मानने को तैयार नहीं होते। बोलते हैं यार ये तो हमारी शाइन वाइन गाड़ी देती है इतना का एवरेज, इतनी बड़ी गाड़ी। हाँ, मतलब 225 सीसी के हिसाब से अगर आपको 45 का भी माइलेज मिल रहा है तो वो बहुत जबरदस्त है। मतलब कुल मिला के ये आपको अभी तक इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा है? नेगेटिव पॉइंट तो अभी तक कोई नहीं लगा है। कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा है। अब देखिए, मेरे पास जो बुलेट है 350 सीसी या 225 सीसी, तो एक ड्रैग रेस तो हो जाए इसके साथ, है ना? जी बिल्कुल, है ना? तो जब भी टाइम मिलता है, बहुत जल्द, ये मान के चलिए 1 आध हफ्ते के अंदर इसकी और बुलेट की जो है ड्रैग रेस मैं आपको शो करूंगा। बाकी तो ऐसा कोई इशू आपको फेस नहीं हुआ इसको लेके। अगर आप सेकंड हैंड परचेस करना चाहते हैं तो जैसे शादाब ने परचेस करी है, इतने प्राइस में मिल गई है, लेकिन ये है कि जो इंजेक्टर वाला आप इशू बता रहे हैं वो ना आए सामने वाले को। बस इंजेक्टर वाला इशू की प्रॉब्लम है, बाकी सब तो आप मतलब आपके कोई फ्रेंड है जिनके पास है ये, जो उसमें इंजेक्टर में चला रहे हैं, तो वो तो चला रहे होंगे ना, उनको कोई इशू तो नहीं आया? उनको तो चल रहा है। आपको सिर्फ मेंटेनेंस वाला इशू था ना उसमें, उसके अलावा तो कोई इशू नहीं था ना? उसके अलावा कोई इशू नहीं। चल तो बढ़िया रही थी, ऐसा नहीं कि अच्छी रही थी और एवरेज भी अच्छा दे रही थी इंजेक्टर से, सब चीज बेस्ट थी उसमें भी। बस वही प्रॉब्लम थी कि मेंटेनेंस, अगर अगर आप लोग हाई मेंटेनेंस की गाड़ी रखना चाहते हैं, मतलब आप लोग हाई तरीके से उसको मेंटेन कर सकते हैं, तो आप फिर इंजेक्टर वाली ले लें। बाकी इन्होंने जो ये तो बता दो कितने प्राइस में कन्वर्ट हो गई थी वो, जो आपने कार्बोरेटर में कन्वर्ट करा इसको? कार्बोरेटर में 5000 में हो गई थी। आप खुद खरीद के लेके आए थे उसको? जी, 5000 का खर्चा आया था, कार्बोरेटर में कन्वर्ट हो गई थी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए और कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं बताने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ शिकायत इससे रहती है, लेकिन आप अच्छे से मेंटेन करते हैं, शायद इसलिए शिकायत नहीं रहती होगी। तो गाइस, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे अमेजिंग कार्स, बाइक्स और कमर्शियल व्हीकल्स के ऑनरशिप रिव्यूज आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।